का भारत समाचार में और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। आपको दिखाएंगे कि कौन बना बिहार चुनाव में विलेन और क्या है 2022 के लिए अखिलेश का प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर दिल्ली। तो बिहार में चुनाव के नतीजों के साथ ही अब इस बात पर भी बहस तेज हो गई है कि आखिर आरजेडी के हार के कारण क्या रहे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव आज मीडिया के सामने आए, नतीजों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पार्टी की हार के बाद भी वो काफी जोशीले अंदाज में नजर आए। तेजस्वी इन चुनाव में जीत तो हासिल नहीं कर सके, लेकिन उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी है। तेजस्वी ने पत्रकारों से कहा कि चाहे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई भी बैठे, असली विजेता तो वही है और जनादेश उनके पक्ष में है। जनता ने अपना फैसला सुनाया है और चुनाव आयोग ने अपना नतीजा सुनाया है। जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है, चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में है। ये कोई बिहार में पहली ऐसी कोई घटना नहीं है। 2015 में महागठबंधन जब बना था तो वोट जो है, जनादेश जो है, वो महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन चोर दरवाजे से बीजेपी सरकार में है। अभी तो हम लोग धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि हम जीते हैं, हम हारे नहीं हैं, हम जीते हैं। लेकिन पूरे चुनाव में हम लोगों ने जो सही मुद्दा था, जो जनता का मुद्दा था, चाहे सरकारी नौकरी रोजगार के सवाल पे, गरीबी, भूखमरी, पलायन, मजदूर, किसान, शिक्षा, चिकित्सा, या आप कह सकते हैं नियोजित शिक्षकों की जो समान काम समान वेतन या स्वयं सहायता समूह के मानदेय की बात रही हो, नौकरी की बात रही हो, उसको लेकर के हम लोग बड़े सकारात्मक रूप से हम लोगों ने मुद्दा बनाया और मुझे खुशी है कि जनता ने हम लोगों का साथ दिया और उस मुद्दे पे चर्चा हो। बल छल, धन बल छल। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, बहुत ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री, और एक बिहार के मुख्यमंत्री, तमाम पूंजीपति एक तरफ रहे, जोड़ भाग गुना सब कुछ करने के बावजूद भी इस 31 साल के नौजवान को रोकने में नाकाम रहे। तो बिहार में परिणाम को लेकर सियासी दलों में माथापच्ची चल रही, तो 2022 को लेकर उत्तर प्रदेश में भी जोड़ तोड़ तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में कई ब्राह्मण संगठन आज शामिल हुए। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार किसान विरोधी काम कर रही, ना तो मुआवजा दे रही और ना ही किसानों को कोई फायदा पहुंचाया जा रहा है। आपने अपने बूथ तो 80-90% कर लिए और दूसरों को लाठी मार मार के थाने बंद कर दिए। ये बड़ी अच्छी स्टाइल है भारतीय जनता पार्टी की डेमोक्रेसी में। आप बताइए, क्या आपकी जानकारी में नहीं है? आपकी जानकारी में है? कौन सा थाना नहीं भरा हुआ था बताओ? हमसे ज्यादा मेहनत सरकार कर रही थी। डीएम, एसपी, एडीएम, पुलिस से सबसे करा रहे थे, खुद भी कर रहे थे मेहनत। जब जाएंगे तो देखिएगा परिणाम क्या होगा। हम तो जनता से कहेंगे कि अब तो देख लिया आपने, अब तो सब दिखाई दे गया है। विकास के लिए वोट करें और भरोसा करें साइकिल पर। विकास पर वोट करें, भरोसा करें साइकिल पर। उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। तो सपा एक तरफ अपने आप को मजबूत कर रही, तो साइलेंट एंट्री के साथ आम आदमी पार्टी भी खुद को मजबूत करने में जुटी हुई है। सांसद संजय सिंह की मौजूदगी में लखनऊ में आप में पूर्वांचल पीपुल्स पार्टी का विलय हुआ। इस दौरान संजय सिंह ने सभी का स्वागत किया और कहा कि आप पार्टी से मजबूत हो रही है। अपना एक लंबा राजनीतिक आदित्यनाथ जी का मिशन शक्ति ये है कि महिलाओं पर अत्याचार के लिए अपनी शक्ति दिखाओ, महिलाओं के ऊपर अन्याय के लिए अपनी शक्ति दिखाओ। और उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी मिशन शक्ति चला रहे हैं और सारे अपराधी खुलेआम घूम के मिशन रेप चला रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है।
अगर एक सत्ताधारी राजनीतिक दल का उपचुनाव में, जिसमें आमतौर पर सत्ताधारी दल ही जीतता है, 5% मत प्रतिशत नीचे जा रहा है, तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो खुश जरूर हो सकते हैं, मैंने जैसा आपको कहा, लेकिन ये 5% वोट का नीचे जाना, इसका मतलब 5% लोगों का विश्वास गिरा है भारतीय जनता पार्टी से। और अगर ये ट्रेंड आगे बढ़ता गया तो 2022 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को और योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश से हटाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड संक्रमण काल से उबर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को नई योजना की शुरुआत की। इसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना नाम दिया गया है। जानिए क्या है बड़ी बातें, किसे लाभ किसे नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड संक्रमण काल से उभर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को नई योजना की शुरुआत, इसे आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना नाम दिया गया है। सीतारमण ने कहा कि एक लंबे और कड़े लॉकडाउन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत में जोरदार सुधार देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए विशेष तौर पर कदम उठाने जा रहे हैं। जो बजट में प्रावधान किया गया था इस वर्ष, उसके अतिरिक्त लगभग 18,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त व्यय करने का इसमें प्रावधान किया गया है। इससे बहुत बड़ा लाभ देश के गरीब को, शहरों में रहने वालों को मिलेगा। इसमें कुल मिलाकर 78 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वित्त मंत्री ने साफ किया कि अनलॉक की प्रक्रिया लागू होने के बाद से कंपनियों के काम में बढ़ोतरी हुई है और पहले से परचेजिंग होने लगी है। कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स अक्टूबर में बढ़कर 58.9 रहा, जो इससे पिछले महीने 54.6 था। अक्टूबर के दौरान ऊर्जा खपत में 12% की वृद्धि हुई, जबकि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का संग्रह 10% बढ़कर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। ये जो 14 करोड़ किसान हमारे देश के हैं, इनको सब्सिडी देकर फर्टिलाइजर दिया जाता है। जब इनका क्षेत्रफल बढ़ेगा, खपत भी फर्टिलाइजर की बढ़ेगी, तो इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने 65,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया है, ताकि फर्टिलाइजर की कमी कहीं ना आए, खाद की कमी कहीं ना आए और आने वाले सीजन के लिए उसको बल दिया जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत योजना के बारे में साफ कर दिया है कि सरकार कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले लोगों के साथ है और सरकार कंपनियों से लेकर कर्मचारी की हर संभव मदद करने के लिए इस योजना पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में सरकार अपने प्रयासों से और भी लोगों की मदद करेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद मिल सकेगी। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। इधर रामनगरी अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां अपने आखिरी दौर में हैं। अयोध्या दीपोत्सव कार्यक्रम में क्या क्या होगा, कैसी रहेगी भव्यता, देखिए अयोध्या से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में। रामनगरी में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां अपने आखिरी दौर में है। दीपोत्सव में प्रमुख कार्यक्रमों में साकेत महाविद्यालय से निकलने वाली रामायण पर आधारित झांकियां और उनके आगे आगे चलने वाले फोक डांस करते कलाकार प्रमुख आकर्षण का केंद्र होंगे, जिसके लिए कलाकारों ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं और दिन रात कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए पूर्वाभ्यास कर रहे हैं। भगवान श्री राम का भंडारा भी कराएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ राम की पौड़ी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। रामनगरी के दीपोत्सव की तैयारियां अपने आखिरी दौर पे हैं। अगर बात की जाए कार्यक्रमों की, तो प्रमुख कार्यक्रमों में से सबसे पहला कार्यक्रम होगा साकेत महाविद्यालय से राम कथा पार्क तक निकलने वाली झांकियां, जिसमें ये जो कन्याएं हैं वो प्रतिभाग करेंगी। हम इन्हीं से जानते हैं किस तरीके से तैयारियां हैं इनकी। आप लोग चूंकि इतने बड़े काम में शामिल होने जा रहे हैं, हिस्सा बनने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, ये अच्छा लग रहा है कि हम लोग अवध नगरी से हैं और यहाँ इतनी बड़ी दीपोत्सव का मतलब आयोजन हो रहा है, इस नाते हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है और फिर हमारी लड़कियाँ भी बहुत मेहनत कर रही हैं इस दीपोत्सव के लिए और हमारी टीम
बहुत दूर दूर से भी आएगी और हम लोग यहाँ के भी हैं, तो सो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। पहले तो हम लोग अवध से मतलब साकेत विश्वविद्यालय से ही मतलब निकालेंगे झांकी, वहाँ से मतलब लड़कियाँ आएंगी और फिर यहाँ मतलब डांस होगा, जो इतने टाइम से हम लोग प्रैक्टिस किए हैं और कराए हैं, तो इसका हो रहा है। दियों को लेआउट करने का जो काम है वो इस वक्त चल रहा है और जो वेन्यू के साज सज्जा का काम है वो चल रहा है। जितने भी लोग अभी वीवीआईपी के आसपास आएंगे उनकी कोविड टेस्टिंग चल रही है और प्रत्येक जो हमारा एक्सेस रूट है उसकी मैनिंग चल रही है, उस पर बैरिकेडिंग हो रही है, पुलिस की ड्यूटी लग रही है। उन पे भी जो है कोविड के खास करके कोविड के दृष्टिकोण से थर्मल स्कैनिंग का जो टीम है उनको लगाया गया है। तो तैयारी हमारी पूरी है। 13 नवंबर को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन होना है, जिसमें जहां एक तरफ करीब 6 लाख दिए जलाकर नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा, तो वहीं साकेत महाविद्यालय से निकलने वाली झांकियां प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगी। रामायण अधिकार आधारित झांकियों में अवधी कला फोक डांस झलक भी देखने को मिलेगी। उनके पीछे गाड़ियों का रामायण आधारित किरदारों में कलाकार भी नजर आएंगे। ये जिस तरीके से हमारे पीछे देख रहे हैं ये राम की पैड़ी है। इस पैड़ी को पूरी तरीके से सजाया गया है, झालरों से सजाया गया है, लाइटिंग की जा रही है और कुल मिला के अगर बात की जाए तो इसी घाट पर एक बार और कीर्तिमान स्थापित करने के लिए पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही है। और यहीं इस घाट जो राम की पैड़ी है यहाँ पर करीब 6 लाख दिए जलाकर नया कीर्तिमान कायम करने की तैयारी है, जिसकी जिम्मेदारी अवध विश्वविद्यालय को दी गई है। और अवध विश्वविद्यालय ने घाट पर दिए लगाने और जलाने के लिए करीब 8000 से अधिक वॉलंटियर्स लगाए हैं। 24 घाटों पे लगभग 8000 सक्रिय वॉलंटियर्स, प्रति वॉलंटियर लगभग 75 दिए आएंगे जो उनको जलाने रहेंगे और इफिशिएंसी के साथ अपने कार्य क्षमता के साथ साथ वो प्रति व्यक्ति लगभग 75 दिए जला करके लगभग 6 लाख दिए प्रज्वलित करने का हमारा लक्ष्य है। और हम अपने ही विश्व रिकॉर्ड 4,04,026 को तोड़ करके नया विश्व कीर्तिमान माननीय कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह सर के नेतृत्व में पूर्ण करेंगे। हम लोग को गेट नंबर 8 पे घाट नंबर 8 पे हमको दिए जलाने की ड्यूटी दी गई है। 536 दिए हम लोग को जलाना है टोटल, है ना। और उसके बाद हम लोग को बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम इस दीपोत्सव में शामिल हुए। हमारा घाट नंबर 8 है। घाट नंबर 8 पे पिछली बार हम लोग 52,000 का टारगेट था, इस बार 45,000 का टारगेट है और हम लोग 45,000 लगभग 150 वॉलंटियर मिल करके और हमारे कर्मचारीगण फिजिकल डिपार्टमेंट और विश्वविद्यालय के और सहपाठीगण मिल करके उतने टारगेट को पूरा करते हैं। इस बार राम जन्मभूमि पर भी भव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक तरफ मेहमानों के साथ राम कथा पार्क में पुष्पक विमान से पहुंचकर श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और फिर राम की पौड़ी पहुंचकर दीपोत्सव में शामिल होंगे। इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू आरती भी करेंगे। दीपोत्सव दिन की आरती होगी, वो बेहद खास होगी और जो बड़ी संख्या में यहाँ पे जो मेहमान होंगे वो सारे लोग यहाँ पर शामिल होंगे। जिस तरीके से हम आपको एक नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दीपोत्सव के दिन की महा आरती होगी वो बेहद खास होगी, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मेहमान होंगे जो कि दीपोत्सव में शामिल होंगे और भव्य आरती समारोह का और जो भक्त होंगे, राम भक्त होंगे, सभी लोग जो है यहाँ पर होंगे। उन सबके बीच जो है माँ सरयू की आरती की जाएगी। और कुल मिला के बात की जाए तो जो प्रमुख कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम सरयू आरती भी माना जा रहा है। कैमरामैन दृष्टांत के साथ संजीव आजाद, भारत समाचार। इधर एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के 13 शहरों में प्रदूषण को देखते हुए 30 नवंबर तक पटाखों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। दीपावली के पर्व पर पटाखा जलाने वालों में मायूसी छाई है, तो वाराणसी के व्यापारियों ने इलेक्ट्रॉनिक्स पटाखों को लाकर उनकी मायूसी को दूर किया है। एनजीटी के रोक के बाद वाराणसी के बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक्स पोल्यूशन फ्री पटाखे आ गए हैं। दुकानदारों की माने तो इलेक्ट्रॉनिक पटाखे पूरी तरह से पोल्यूशन फ्री हैं और ये पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। पटाखों पर प्रतिबंध लगने के बाद बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स पटाखों की बिक्री और बढ़ गई है। जो दिल की सुनते हैं वो शिखर पे रहते हैं। शिखर पान मसाला, शुद्धता और ताजगी से भरपूर।